हम लोग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आए हैं। हमें खबर मिली है कि आपके पति मिस्टर नक्श के पास 2000 करोड़ की अवैध संपत्ति है। 2000 करोड़? क्या बकवास कर रहे हैं आप? मेरा पति एक मामूली सा घर जमाई है, उसके पास समोसा खरीदने के पैसे नहीं होते। ऑफिसर, आपको कुछ बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। इतने पैसे कहाँ से आएंगे उसके पास? ये पैसे तुमने छुपाए हैं? कैसे पैसे? ये कौन है? यही तो है मेरा पति, जिसके खिलाफ आप वारंट लेकर आए हैं। क्या हुआ अनिका? तुम रो क्यों रही हो? तू मत मुझे, इडियट। सॉरी अनिका, वो मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। फिकर माय फुट। मुझे लगता है ये तुम्हारा ही मनूस आया है जो मेरी डील पे पड़ गया, मेरी डील क्रैक नहीं हो पाई। अनिका, अगर तुम कहो तो एक बार मल्होत्रा जी से मैं बात करूं? सुन लो इस अनपढ़ की बात में, तुम्हें क्या पता है बड़ी बड़ी डीलों के बारे में? हाँ, सुनो ना अनिका, जरा मैं 1 मिनट के लिए वॉशरूम होकर आऊं। जाओ जल्दी। ताज होटल का गार्ड इस नक्श को सलामी क्यों ठोक रहा है? पागल हो गया है क्या ये? थोड़ी ही देर में नक्श वापस आ जाता है और गाड़ी ड्राइव करने लगता है कि तभी अनिका के फोन पर एक मैसेज आता है। मल्होत्रा डील के लिए मान गया। तुम्हें तो ये डील मिलनी ही थी। अरे हुआ कैसे? थोड़ी देर पहले तो मल्होत्रा ने मुझे धक्के मार के बाहर निकाल दिया था, तो ये अचानक से कैसे मान गया? अनिका जी, आपने पहले क्यों नहीं बताया कि आपका ग्रुप और आपके लोग इतने बड़े लेवल के, वरना मैं ये डील खुद आपके पास ले आता। क्या मतलब? कौन बड़े लोग? चलिए इस बात पर चर्चा हम बाद में करते हैं। पहले तो हमारे सीईओ के साथ आपकी एक मीटिंग है, वीडियो कॉल मीटिंग, अगले 5 मिनट में। इस वीडियो कॉल पर भानुशाली इंडस्ट्रीज के सीईओ मिस्टर भानुशाली ज्वाइन करते हैं। हेलो सर, मिस अनिका यहाँ हमारे साथ मौजूद है, आप उनसे बात कर सकते हैं। हेलो एवरीवन। तुम इस कॉल पर क्या कर रहे हो? ये आप कैसे बात कर रही हैं मिस अनिका? ये हमारे सीईओ है, प्लीज आप तमीज से बात कीजिए। ये आपका सीईओ है? ऐसे कैसे हो सकता है? अनिका मैडम, ये आप क्या बकवास किए जा रही है? होश में तो हैं आप? मैं कोई पागल नहीं हूँ जो अपने पति को नहीं पहचानूंगी। वो मेरा पति नक्श है, कोई भानुशाली इंडस्ट्रीज का सीईओ नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं अनिका जी? होश में तो हैं आप? कुछ भी मत बोलिए। मल्होत्रा साहब, मैं सच कह रही हूँ, ये मेरे पति नक्श है। ये मेरे घर पे घर जवाई बन के रहता है। अनिका मैडम, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? प्लीज डोंट एम्बैरेस मी। आप जानती भी ये कौन है जो आप इतनी बड़ी बात कह गई? पर मल्होत्रा। स्टॉप इट अनिका, इनफ। आई एम रियली सॉरी। इनकी तरफ से मैं माफी चाहता हूँ आपसे। नो प्रॉब्लम मल्होत्रा, हम ये मीटिंग बाद में कर लेंगे। जी सर। ये बोलकर मल्होत्रा ने स्क्रीन ऑफ कर दी। मुझे यहाँ आपको मीटिंग के लिए लाना ही नहीं चाहिए था। आप जैसी लड़कियों को ज्यादा भाव देते हैं ना, तो उनका दिमाग खराब हो जाता है। यू नो व्हाट? यू आर डिस्गस्टिंग। भाड़ में जाओ तुम, तुम्हारा सीईओ और तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट। माँ नक्श कहाँ है? कुछ किया उसने? बहुत बड़ा कांड किया है इसने। तुम यहाँ कैसे आ गए थे जल्दी? हे अनिका, तुम्हारी जल्दी आ गई? मैं जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दो नक्श। तुम ही हो ना मिस्टर भानुशाली जो उस वीडियो कॉल मीटिंग में दिखा था? कुछ समझा नहीं अनिका, तुम पूछ क्या रही हो? अनिका, मुझे क्या पता ये बड़ी बड़ी मीटिंग्स के बारे में। तुम्हें तुम्हारी शक्ल क्यों मिल रही थी उस आदमी से? किस आदमी से? वो मिस्टर भानुशाली से। अनिका, मुझे इन चक्रों में मत डालो। पूरा दिन मैं घर के काम करता हूँ, घर से बाहर भी सिर्फ सब्जी लेने ही जा पाता हूँ, और तुम मुझ पे ना जाने कैसे कैसे इल्जाम लगा रही हो। फटी हुई पैंट, बटन टूटी टी शर्ट और टूटी चप्पल। उसे देख के कोई नहीं कह सकता था कि वही मिस्टर भानुशाली है। ये इतना भोला भाला बेचारा दिखने वाला नक्श इतना भोला है नहीं। जरूर ये हमसे कुछ छुपा रहा है। आखिर मिस्टर भानुशाली की शक्ल नक्श से कैसे मिल रही थी? क्या नक्श वाकई फटे हाल घर जमाई था,
या था उसका कोई गहरा राज? सच सुनकर उड़ जाएंगे आपके होश। नक्श और अनिका की 2 साल पहले शादी हुई थी। तभी से नक्श अपने ससुराल में अपनी सास के ताने सुनकर जिल्लत की जिंदगी गुजार रहा था। अच्छा सुन, कहीं तुझे कोई नामर्द वाली बीमारी तो नहीं है? हा? अपनी सास चित्रा की ऐसी बातें सुनकर नक्श मन ही मन अपमान का घूंट पीकर रह जाता। क्यों रे, ऐसे क्यों देख रहा है मुझे? 2 साल से यहाँ पड़ा हुआ है, काम काज तो करता नहीं, मेरी बेटी के टुकड़ों पर पल रहा है। तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? देखिए सासू माँ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। बजाय इसके कि मैं कोई काम करके अनिका की जिम्मेदारी उठा पाता, मैं उस पर बोझ बन गया हूँ। बार बार ये बात बोलकर मेरी बेइज्जती मत कीजिए प्लीज, बहुत बुरा लगता है। आज काम कुछ ज्यादा ही था, है ना? हाँ, आज काफी काम था। ओके, तुम बैठो, मैं फ्रेश होके आती हूँ। हाँ, ओके। शादी को पूरे 2 साल हो गए और अभी तक यहीं पड़े हुए हो। जब बीवी सारे नखरे उठा रहे हो तो काम करने की जरूरत क्या है? अपनी बीवी को तो देखो, कंपनी मैनेजर, और हस्बैंड को देखो, बीवी के टुकड़ों पर पलने वाला भिखारी। जब इंसान का वक्त अच्छा ना हो तो चुप रहना ही बेहतर होता है। नक्श, कॉफी। सारा दिन काम करके थक गए होगे ना? थोड़ा आराम कर लो और ये कॉफी तुम पी लो। अनिका, इस भिखारी घर जमाई को और कब तक झेलोगी? मुझे इस बात की फिक्र नहीं है। शादी से पहले जो आदमी इतना खुश रहता था, अचानक से एकदम चुप हो गया है। पिछले 2 सालों में वो इतना कैसे बदल गया? मुझे तो यही फिक्र अंदर से खाए जा रही है यार। बदला वो नहीं, तुम बदल गई हो। तुम्हें खुश देखे हुए एक जमाना बीत गया, पता है? पहले अपने बारे में सोच, और अगर मेरी बात मानो तो इस भिखारी को अपनी जिंदगी से बाहर निकाल फेंक और डिवोर्स लेकर आराम से जिंदगी जी। हाँ बोलिए। क्या? अनिका, क्या हुआ? अनिका, किसका फोन है? इतनी टेंशन में क्यों लग रही है? क्या हुआ? इतना बड़ा लॉस कंपनी को पहले कभी नहीं हुआ है। 1 हफ्ते में पूरे 50 करोड़। कंपनी चलाने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? टाइम पर लोन वापस करने के लिए हम 50 करोड़ कहाँ से लाएंगे समझ नहीं आ रहा। अगर लोन वापस नहीं किया तो कंपनी हाथ से चली जाएगी। अनिका सुन, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी भानुशाली ग्रुप का वो मैनेजर तो तेरा दोस्त विहान है ना? उसे तो तू सालों से जानती है ना? तू उससे बात कर, पक्का तेरी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी। लेकिन बात कैसे करूं? आखिर बात करने में क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, बात करके देखती हूँ। ये पैसों के लिए विहान से बात करेगी? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? जो बोलेगा सुन लेना, यकीन मान वो सब संभाल लेगा। 50 करोड़ से, है ना? वो कर देगा। अनिका, तुम्हें 50 करोड़ चाहिए ना? मैं इंतजाम करता हूँ, पर इसके लिए विहान से बात करने की जरूरत नहीं।
लेकिन नक्श में वाह क्या बात, जरा देखे तो तुम्हारी जेब में 50 रुपए तक नहीं तो अनिका के लिए 50 करोड़ कहाँ से लेकर आओगे? आया बड़ा रईसज़ादा। सुनो नक्श, तुम पैसों की फिक्र बिल्कुल मत करो, कहीं ना कहीं से अरेंज हो जाएंगे, डोंट वरी। बीवी अमीर और हस्बैंड भिखारी, वाह क्या जोड़ी है। वाह ग्रेट। नक्श सुनो, नक्श जेब में 50 रुपए तक नहीं। बीवी अमीर और हस्बैंड भिखारी, वाह क्या जोड़ी है। 2 साल से यहाँ पड़ा हुआ है, काम काज तो करता नहीं, मेरी बेटी के टुकड़ों पर पल रहा है। तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? हेलो मैडम, मुझे बैलेंस चेक करना था। आप प्लीज मोबाइल ऐप पर चेक कर लीजिए ना। मेरे पास स्मार्टफोन नहीं है। सर अपना नाम और डेबिट कार्ड के लास्ट 4 डिजिट बताइए। मेरा नाम नक्श है। और लास्ट 4 डिजिट नंबर? 4242। सर आपके पास और कोई दूसरा काम नहीं है क्या? जब देखो तब फोन करके अपना बैलेंस पूछते रहते हो। पिछले 2 साल से आपके अकाउंट में सिर्फ 20 रुपए ही पड़े हुए हैं। प्लीज दोबारा यहाँ पर कॉल मत कीजिएगा। हद हो गई। मेरे अकाउंट की तरह मेरी जेब भी बिल्कुल खाली है। मेरे पास कोई जॉब भी तो नहीं है, लेकिन मेरा एक राज है। अगर वो राज किसी को बताऊंगा तो कोई यकीन नहीं करेगा। पूरे 2 साल बाद कॉल किया है आपने। कैसे हैं आप? तो मुझे आगे क्या करना होगा? हेलो हेलो हेलो। अब और कोई रास्ता नहीं है। डोंट वरी, बी हैप्पी, टेंशन बिल्कुल मत लेना, सब कुछ ठीक हो जाएगा, समझी? हाँ बाय बाय। भिखारियों के राजा, पैसे लेकर आए हो क्या? अगर भीख मांग कर ले आए हो तो जल्दी से अंदर जाकर अनिका को 50 करोड़ दे दो। सुनो नक्श। जी माँ। मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, थोड़ा तेल गर्म करके ले आओ। ये लीजिए, तेल गर्म कर दिया, लगा लीजिए। हेलो, तेल गर्म कर दिया तो दर्द अपने आप चला जाएगा? मेरे पैरों पर लगाएगा कौन? चलो मसाज करो, चलो जल्दी से तेल लगाओ। ओए, अच्छे से मसाज करो ना, तुम्हें
तुम्हें ठीक से तेल लगाना भी नहीं आता? अगर यहाँ ढंग से काम नहीं करोगे तो बाहर जाकर भूख से मर जाओगे। जितना जुल्म करना है कर लो, क्योंकि आज वक्त आपका है। जिस दिन मेरा वक्त आएगा उस दिन सब लोग देखेंगे। 2 साल से मैं ये अपमान का घूंट सिर्फ अनिका की वजह से पी रहा हूं, नहीं तो ये कहानी कुछ और ही होती। सासू मां, तेल लगा दिया है, अब मैं जाऊं? नक्श, मैंने डॉक्टर से बात कर ली है। तुम जाकर इम्पोर्टेंसी टेस्ट करवा लेना। क्यों मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने पर तुले हुए हो? नक्श, बहुत रात हो चुकी है, अब आ जाओ। सुनाई नहीं दिया क्या? चलो आओ। पता नहीं अनिका को कब समझ में आएगा। मैं तो कहती हूँ इसे डिवोर्स दे देना चाहिए, ताकि मेरी बेटी को कोई अमीर और अच्छा लड़का मिल जाए। पता नहीं क्या होगा। गुड मॉर्निंग। गर्मा गर्म कॉफी तैयार है। बहुत टाइम बाद नक्श को इतना खुश देख रही हूँ। अरे मैं तो भूल ही गया, आज तो विहान से मीटिंग थी, लेट हो गया। वो मैंने माँ से कहा था कि कार मत लेकर जाना। ऑफिस के लिए देर हो गई। पता नहीं ये कैब वाला भी कहाँ रह गया है। डोंट वरी अनिका, मैं तुम्हें ऑफिस छोड़ देता हूँ। तुम मुझे ऑफिस छोड़ोगे, लेकिन कार तो है ही नहीं और सिर्फ आधा घंटा बचा है। पहुंच जाएंगे। अब स्कूटर से ऑफिस जाना पड़ेगा मुझे। अरे तुम फिक्र क्यों कर रही हो, मैं हूं ना। आओ बैठो। ओके। अब चलें? नक्श, हाय विहान। हाय अनिका। ये है मेरे हस्बैंड नक्श। हाय। नक्श, मैंने तुम्हें विहान के बारे में बताया था ना, यही है वो। इंडिया की नंबर 1 कंपनी भानुशाली ग्रुप में ये मैनेजर की पोस्ट पर काम करते हैं और ये मेरी कंपनी में इन्वेस्टर भी हैं। अनिका, जानता हूँ आज हमारी अपॉइंटमेंट देर से थी, लेकिन मैं 1 घंटे पहले ही तुमसे मिलने के लिए मैं ऑफिस की बजाय यहाँ आ गया, सिर्फ तुम्हारे लिए। अनिका, आज तुम बहुत ही खूबसूरत लग रही हो, लेकिन आज तुम अपने घर के नौकर मतलब हस्बैंड के साथ यहाँ क्यों आई हो? वो भी इसके स्कूटर पर। मुझे बोलती तो मैं तुम्हें कार गिफ्ट कर देता। एनीवे, कोई बात नहीं। अनिका, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। अनिका, तुम ड्रीम नेकलेस खरीदना चाहती थी ना, तो तुम्हारे लिए स्पेशली ऑर्डर पर बनवाया है। वाव,
रख लो। बड़ा ही बेशर्म आदमी है, मेरे सामने मेरी ही बीवी पर लाइन मार रहा है। अबे ठीक करता हूं तुझे। अरे ये तो ड्रीम नेकलेस है ना? यस। और इंडिया में ये सिर्फ एक ही जगह पर मिलता है। ऑफ कोर्स, पूरी दुनिया में सिर्फ ऐसे 8 ही नेकलेस हैं। अरे बाप रे, ये क्या? मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा कि ये मेरे सामने है। मैं इसे देख सकता हूँ? नक्श! ए, बेवकूफ, ये क्या किया? ओह सॉरी, रियली सॉरी, मेरे हाथ से छूट गया। ए, जानता है इसकी कीमत कितनी है? बेवकूफ आदमी, ये ड्रीम नेकलेस है। तेरे जैसे भिखारी को तो ऐसी चीज कभी सपने में भी दिखाई नहीं दे सकती। और मैंने तुझे इसे हाथ लगाने दिया और तूने इसे तोड़ दिया। जी करता है तुझे यहीं खत्म कर दूं। तुम्हें किसी ने ठग लिया है विहान। अगर ये असली ड्रीम नेकलेस होता तो गिरने पर टूटता नहीं। इसका मतलब ये असली ड्रीम नेकलेस नहीं है, ये सिर्फ उसकी कॉपी है। लगता है किसी ने तुम्हें अच्छे से बेवकूफ बना दिया। मैं तो अनिका को ये नेकलेस देकर खुश करना चाहता था, लेकिन इस हरामखोर ने आकर सारा काम खराब कर दिया। ए अनिका, क्या मेरी बेइज्जती करने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था? तुम्हारे सामने ही इसने मेरे नेकलेस को नकली बोल दिया। थैंक यू, इस बेइज्जती का भी शुक्रिया। नहीं विहान। गुड बाय। नक्श तुम भी ना, ये विहान, विहान प्लीज मेरी बात सुनो। उसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। विहान, विहान। नक्श, ये क्या कर दिया तुमने? हाँ, बड़ी मुश्किल से विहान मेरी कंपनी में 50 करोड़ इन्वेस्ट करने के लिए मान गया था, लेकिन तुमने सब बर्बाद कर दिया। नक्श, मैंने बताया था ना, कल तक मुझे 50 करोड़ चाहिए। अगर कल तक मुझे ये रकम नहीं मिली ना, तो फिर ये कंपनी बंद हो जाएगी। कब से इसका फोन नॉट रीचेबल आ रहा है, पता नहीं कहाँ चला गया। देखो, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। काम का नकाज का और दुश्मन अनाज का। पता नहीं अब इस निकम्मे से कब पीछा छूटेगा। सर प्लीज, प्लीज थोड़ा टाइम और दे दीजिए सर। नहीं, बस 1 हफ्ते का टाइम चाहिए सर। देखो, अगर कल तक पूरा पैसा नहीं मिला तो हम कंपनी को टेक ओवर कर लेंगे और उसके साथ ही तुम्हारे घर को भी। नक्श, आज तुम्हारी वजह से ये कंपनी, ये घर और मान सम्मान सब खत्म होने जा रहा है। सिर्फ विहान ही कंपनी में पैसा लगाने के लिए माना था, और वो भी तुम्हारी वजह से नाराज होकर चला गया। अब बताओ इतना पैसा कहाँ से आएगा? किसको छोड़ने छुड़ाने की बात चल रही है? हेलो भाग्या, कैसी हो? तुमसे तो अच्छी ही हो। अनिका, क्या हुआ? तुम ठीक हो? तुम्हारे होते हुए ठीक कैसे हो सकती हूँ? अनिका, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता था। बोलो। नहीं, मतलब अकेले में। तुम दोनों के बीच ऐसी कौन सी बात है जो मैं नहीं सुन सकती? हम दोनों पति पत्नी है भाग्या, तो प्राइवेसी। ज्यादा इमोशनल ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, उसके सामने भी बात की जा सकती है। मैं ये पूछ रहा था, तुमको अपनी कंपनी के लिए कितने पैसों की जरूरत है? क्यों, तुम मदद करोगे अनिका की? अच्छा बताओ, कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? 5,000, 10,000 या फिर 20,000? भाग्या, स्टॉप इट। अनिका, मैं तो बस अंजी कॉर्पोरेशन के लिए कुछ करना चाहता हूँ। और वो कैसे?
खुद को बेचकर? अगर तुझे मेरी बहन की इतनी चिंता है तो उसकी जिंदगी से बाहर क्यों नहीं निकल जाता और उसे किसी रईस आदमी से शादी करने दे जो सच में उसकी कंपनी को बचा सके। भाग्या की ये बातें नक्श के दिल में तीर जैसी लगी। उसने तुरंत अपने बैग में से एक चेक बुक निकाली और उसमें से एक चेक फाड़कर अनिका के आगे रख दिया, जिसे देखकर भाग्या और अनिका दोनों ही एक सेकंड के लिए सन्न रह गए। ये लो ब्लैंक चेक अनिका, और जो भी अमाउंट तुम्हें भरना हो भर लेना। मैंने अपने सिग्नेचर कर दिए हैं। ये लो अनिका ब्लैंक चेक, तुम्हें जितने रुपए की जरूरत है इस अकाउंट से ले सकती हो। अनिका और उसकी कजिन बहन भाग्या के लिए ये यकीन करना मुश्किल था कि कैसे एक एक कौड़ी का मोहताज नक्श आज करोड़ों रुपए का ब्लैंक चेक ऐसे बांट रहा था जैसे उसकी लॉटरी लग गई थी। नक्श, अंजी कॉर्पोरेशन को बचाना है, उसे बेचना नहीं है। ब्लैंक चेक से कुछ नहीं होगा, अकाउंट में पैसे भी होने चाहिए। भाग्या, अगर तुम्हारे अकाउंट में बैलेंस है तो तुम क्यों नहीं बचा लेती अंजी कॉर्पोरेशन को? अनिका, जब तुम्हारा पति इतना कॉन्फिडेंट है तो तुम नेट बैंकिंग के जरिए चेक कर लो कितना बैलेंस है इसके अकाउंट में। मुझे तो पता है कि इस कंगाल के अकाउंट में एक फूटी कौड़ी भी नहीं होगी। नक्श, क्या तुम वाकई में चाहते हो कि मैं तुम्हारे अकाउंट का बैलेंस चेक करूं? हाँ अनिका, तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं तो तुम बैलेंस चेक कर सकती हो, और हाँ, पासवर्ड तुम्हारा बर्थ डेट है। नक्श की इस बात से अनिका के चेहरे पर स्माइल आ गई थी। उसने तुरंत ही उसका अकाउंट बैलेंस चेक किया और बैलेंस देखते ही अनिका और भाग्या की आंखों में एक हैरत नजर आई। तभी वहाँ नक्श की सासू माँ चित्रा भी आ गई। क्या हो गया? तुम दोनों के चेहरे पर 12 क्यों बजे हैं? ये देखिए नक्श का अकाउंट बैलेंस 5 करोड़। बेटा नक्श, तुम्हारे पास इतना सारा पैसा कहाँ से आया? मम्मी जी, ये मैं नहीं बता सकता, इसलिए पूछिए भी मत। बस इतना कह सकता हूँ कि ये पैसा गलत तरीके से नहीं आया है। अनिका और आपको मैं फैमिली मानता हूँ, और ये पैसा आप लोगों के काम नहीं आया तो किस काम का? नक्श की इस बात से चित्रा और अनिका बहुत खुश हो गए थे। भाग्या सही टाइम देखते ही वहाँ से चली गई। नक्श को अनिका की आंखों में सवालों का एक बवंडर साफ नजर आ रहा था कि तभी अनिका ने पूछा, नक्श, प्लीज मुझे सच सच बताओ कि तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? अगर मैं तुम्हें कहूँ कि मैं एक बहुत बड़ी कंपनी का सीईओ हूँ और ये पैसा मेरे लिए कुछ भी नहीं है, तो क्या तुम्हें मुझ पर यकीन होगा? मजाक करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें नहीं बताना है तो मत बताओ, लेकिन नक्श, ये पैसा इलीगल नहीं होना चाहिए। ऑलरेडी मैं प्रॉब्लम में हूँ और नहीं फंसना चाहती। अनिका, तुम मुझ पर आंखें बंद करके भी विश्वास कर सकती हो, ओके? दूसरे ही दिन न्यूज़पेपर से लेकर मीडिया हर जगह बस भानुशाली ग्रुप के नए सीईओ की एंट्री के ही चर्चे थे। अनिका जब ऑफिस पहुंची, अपने कैबिन में रखे पार्टनरशिप के पेपर्स देखकर उसकी भी खुशी का कोई ठिकाना न था। उसने फौरन कल्याणी दादी को कॉल लगाया। दादी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये कैसे हुआ? बेटा शांत हो जाओ, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? दादी, उस दिन भानुशाली ग्रुप के ऑफिस में मैं सीईओ से नहीं मिल पाई थी, लेकिन उन्होंने पेपर्स रखवा लिए थे और आज साइन कॉन्ट्रैक्ट भी भेज दिया है। बेटा नवीन सही कह रहा था, पूरे जावेरी खानदान में ये काम कोई कर सकता था तो वो तुम ही हो। मैं शाम को ब्लू स्टार होटल में सेलिब्रेशन पार्टी रख रही हूँ इस खुशी में, और हाँ, वहाँ मिस जूली भी आएंगी एज अ स्पेशल गेस्ट। ठीक है दादी, मैं टाइम से आ जाऊंगी। अनिका और बाकी जावेरी खानदान इस बात का जश्न मनाने शाम को लोकेशन पर पहुंच गए थे। नवीन और कल्याणी की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। नक्श भी पार्टी में टाइम से आ गया था। अंदर उसकी नजर मिस जूली पर गई। जूली? अपने छोटे दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालो, तुम्हारी औकात नहीं है इन्हें जानने की। अभी आपको मेरी औकात पता ही कहाँ है मैम्बो अंकल। तेरी औकात मुझे पता करने की जरूरत भी नहीं है। ये तो आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा। फिलहाल तो ये सीट मेरी है। बदतमीज, ये सीट मिस जूली के लिए रिजर्व्ड है। जानता भी है इन्हें? ये देसाई खानदान की बेटी है, जूली देसाई। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी इस सीट पर आपका नाम तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, तो जो पहले आएगा वो सीट पाएगा। इसीलिए मैं अपनी सीट से किसी के लिए नहीं हटूंगा मैम्बो अंकल। अनिका, ये नक्श हट क्यों नहीं रहा है? मम्मी, मैम्बो अंकल की चाल तो मैं समझ चुकी हूँ, लेकिन अब मैं नहीं चाहती हूँ कि नक्श या किसी के भी कारण दादी के सामने मेरा बना बनाया इम्प्रेशन खराब हो जाए। इस मैम्बो से अगर जीतना है तो दादी के सामने परफेक्ट बनकर ही रहना पड़ेगा। मैं सब संभाल लूंगी माँ। मैं जानती हूँ, लेकिन इस नक्श को कौन संभालेगा? आजकल बहुत हवा में उड़ रहा है। अब तू ही समझा इस लड़के को। नक्श, तुम मेरे पास वाली सीट पे क्यों नहीं बैठ जाते? ठीक है,
सिर्फ तुम कह रही हो, इसीलिए मैं ये सीट छोड़ रहा हूँ। जहां अनिका राहत की सांस ले रही थी, वहीं मिस जूली भी ये सब देख रही थी। एक पल के लिए नक्श का अनिका के लिए प्यार देखकर मिस जूली थोड़ा जेलस भी हो गई थी। तभी उनकी नजर अनिका के पहने हुए नेकलेस पर गई। वो एक टक बस उसे ही देखे जा रही थी। हेलो मिस जूली, क्या मुझसे कुछ गलती हो गई है? आप मुझे ऐसे क्यों घूर रही हैं? ओह नो, आई एम सॉरी। दरअसल मैं तुम्हारे पहने हुए इस नेकलेस को देख रही थी। क्या ये द ड्रीम लवर नेकलेस है? यस, ये वही नेकलेस है। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि आखिर ये तुमने कहाँ से लिया? इतना रेयर नेकलेस तो मैं किसी भी कीमत पर खरीदने के लिए तैयार हूँ। मिस जूली, ये तो मेरे दोस्त ने मुझे गिफ्ट किया था। प्लीज, क्या तुम अपने दोस्त को कहकर मेरे लिए भी एक पीस ऑर्डर कर सकती हो? पैसों की चिंता मत करना, मैं एडवांस पेमेंट करवा दूंगी। ये सिर्फ 10 पीस हैं पूरे इंडिया में। मिस जूली, वो मैं... अनिका इतना सोच क्या रही है? ठीक है, मैं उसे अभी कॉल करती हूँ। ये सभी गॉसिप सुनकर नक्श की मुस्कुराहट रोके नहीं रुक रही थी, क्योंकि वो जानता था कि अनिका किसे फोन करने वाली थी। आखिर कौन है जिसे लेकर अनिका इतनी कॉन्फिडेंट थी। दूसरी तरफ विवान अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था कि तभी उसके एक दोस्त ने कहा, ओए बस कर, इतना भी मत पी, मर जाएगा। अरे ऐसी जिंदगी से तो मर ही जाना बेहतर है। ऐसा क्या हो गया? लेकिन तुझे इस हालत में कभी नहीं देखा यार 2 दिन पहले भानुशाली ग्रुप के आदमी आकर मुझे धमका कर गए, और इससे पहले कि मैं कुछ बोलता या पूछता, मेरे सारे फंड्स फ्रीज होने के मैसेजेस आ गए। ऊपर से मेरी कंपनी के टैक्स के सभी घोटाले भी बाहर आ गए। पता नहीं यार क्या हो रहा है मेरे साथ। हेलो विहान, मुझे तुमसे कुछ पूछना था। क्या तुम ड्रीम लवर नेकलेस का एक और पीस ऑर्डर करवा सकते हो प्लीज? क्या तुम उस फेक ड्रीम लवर नेकलेस के बारे में बात कर रही हो? फेक? हाँ, तुम्हें याद नहीं? मैंने तुम्हें फेक ड्रीम लवर नेकलेस ही तो दिया था। तुम्हें वैसा एक और चाहिए? ठीक है, मैं अरेंज करवा सकता हूँ। कब चाहिए बताओ? अनिका ने बिना कुछ बोले फोन काट दिया, लेकिन उसे ये समझना मुश्किल हो रहा था कि आखिर उसे इतना महंगा डायमंड नेकलेस दिया किसने था। तभी उसकी नजर मिस जूली पर गई। आई एम रियली सॉरी मिस जूली, मुझे भी नहीं पता था कि ये नेकलेस मुझे किसने दिया है। कोई बात नहीं अनिका, मुझे तो लगता है कि मेरी किस्मत में ड्रीम लवर नेकलेस लिखा ही नहीं है। कुछ ही देर बाद सब डिनर करने चले गए। तब अनिका की नजर नक्श पर पड़ी, जो कि उसे कहा करता था कि वो एक दिन उसे रियल ड्रीम लवर नेकलेस ला कर देगा। वहीं मिस जूली से मिलने नक्श आगे बढ़ा ही था कि कल्याणी ने अनाउंसमेंट की। लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या मैं आपके 2 मिनट ले सकती हूँ प्लीज? अनिका, सभी को बताओ कि तुमने भानुशाली ग्रुप के साथ कैसे पार्टनरशिप की और तुम्हारी कामयाबी का राज क्या है। पार्टी में मौजूद सबकी नजरें अनिका पर ही थी, और नक्श की नजरों के साथ साथ उसका दिल भी जैसे बाहर आया हो। वो अनिका को देखकर ऐसे खुश हो रहा था जैसे हर दफा पहली बार देख रहा हो। तभी अनिका ने जवाब दिया, दरअसल ऐसा कुछ भी नहीं है। उस दिन जब मैं भानुशाली ग्रुप के ऑफिस गई तो मेरी मुलाकात नए सीईओ से हुई नहीं। उनकी सेक्रेटरी ने मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया और साइन करने के लिए कहा। क्या? बिना किसी मीटिंग के सीधा कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा दिया? इसका मतलब इसने भी भानुशाली ग्रुप के नए सीईओ को नहीं देखा। मैंने तो सोचा था कि ये बहुत काबिल लड़की है, लेकिन अब तो लग रहा है कि ये सिर्फ भाग्यशाली थी। हो ना हो भानुशाली ग्रुप के नए सीईओ ने इस पर दया दिखाकर कॉन्ट्रैक्ट दिया होगा, ना कि इसकी काबिलियत पर। मुझे लगता है कि अगर जावेरी खानदान में से अनीका की जगह कोई और भी जाता तो उसे भी इतनी आसानी से कॉन्ट्रैक्ट मिल गया होता। नवीन सही कह रहा है अनीका, तुम्हें भानुशाली ग्रुप का ये कॉन्ट्रैक्ट बहुत आसानी से मिल गया, क्योंकि इसके पीछे नवीन के भी बहुत सारे एफर्ट्स थे। सबसे पहले तो नवीन ही वहाँ गया था, तो उसने तो अपना और जावेरी खानदान का परचम पहले ही लहरा दिया था। मैंने सुना है कि कुछ दिन पहले ही भानुशाली ग्रुप ने शिवानी नाम की एक आर्टिस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। मैं जावेरी खानदान को उस आर्टिस्ट की सस्ती से सस्ती डील ला कर दूंगा। पूरा नेगोशिएशन मेरा होगा और जल्द ही वो आर्टिस्ट हमारा एक ऐड भी करेगी। नवीन, तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि जावेरी खानदान में कंट्रीब्यूट कैसे करना है। मैं देख चुकी हूँ कि तुम क्या कर सकते हो, इसलिए आगे की सारी जिम्मेदारी तुम्हें देती हूँ। अनिका को मैम्बो अंकल से तो नहीं, लेकिन अपनी दादी से बहुत उम्मीदें थी, और उनकी इन बातों ने अनिका के दिल पर बहुत ठेस पहुँचा दी थी, जो अपने बेटे की इतनी तारीफ कर रही थी और उसने कुछ काम भी नहीं किया था।
वहीं खड़ा नक्श भी ये सारी बातें शांति से सुन रहा था। तभी मैम्बो अंकल ने टोस्ट करते हुए कहा, आज की पार्टी मेरी तरफ से है। जिसको जो भी खाना है पीना है वो खा पी सकता है, सब कुछ फ्री है। आज हम दिल खोल कर नाचेंगे, यहाँ से कोई भी सोबर नहीं जाएगा आज। रात भर पार्टी करने के बाद जब मैम्बो अंकल ने वेटर से बिल मंगवाया और अपना गोल्डन कार्ड उसे थमाया तो वेटर की बात सुनकर उनके होश उड़ गए। उनका सारा नशा एक झटके में मानो उतर गया हो। सर, आपका कार्ड डिक्लाइन बता रहा है। क्या बकवास कर रहे हो? बिल कितने का बना है? सर 20 करोड़। 20 करोड़ का बिल सुनकर मैम्बो अंकल के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वो पार्टी में बिना तमाशा किए इस सोच में डूबे हुए थे कि वो आखिर इतने बड़े बिल की पेमेंट करें कैसे। कॉन्ट्रैक्ट मिलने की खुशी में जो पार्टी रखी थी वो अब मैम्बो अंकल के गले की हड्डी बन गई थी। जैसे ही 20 करोड़ रुपए के बिल की बात सुनी, मैम्बो अंकल की आवाज पुराने रेडियो की तरह खड़खड़ाने लगी थी। तेरा दिमाग ठिकाने पर है? 20 करोड़ रुपए? हमने ये होटल नहीं खरीदना, बस आज की पार्टी का बिल चुकाना है। जा दौड़ के मैनेजर को बुला के ला। जो शख्स कुछ देर पहले तक अपनी दौलत के नशे में चूर था और उसका ढिंढोरा पीट रहा था, उसकी ये हालत देखकर पूरी पार्टी का मिजाज बदल गया था। हर कोई मैम्बो अंकल और जावेरीज को इस नजर से देख रहा था जैसे पार्टी का बिल उन्हें चुकाने के लिए बोला गया हो। मैनेजर ने पूरे बिल का हिसाब एक सांस में दे दिया। सर, आपने ही कहा था कि सबसे महंगी वाइन ही सर्व करना। हमारी सबसे महंगी वाइन 15 लाख रुपए की है और आपने तो पूरा होटल बुक किया था। वैसे तो आपका बिल 22 करोड़ रुपए का था, लेकिन हमने 2 करोड़ का डिस्काउंट दिया है आपको। डिस्काउंट? 20 करोड़ का बिल बना के तू डिस्काउंट नहीं लूट रहा है हमें। तू जानता नहीं मैं कौन हूँ। तूने नवीन जावेरी से पंगा लिया है। रुक, अभी तेरे इस होटल पे ताला लगवाता हूँ। कौन हो तुम नवीन जावेरी, जो हमारी होटल पर ताला लगवाने चले हो? इस रौबदार और कड़क आवाज ने जैसे पूरी पार्टी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। ये और कोई नहीं बल्कि इस होटल के मालिक और सूरत के सबसे रईस लोगों में से एक कार्तिक पटेल था। जावेरी खानदान की हेड होने के नाते अब कल्याणी को बीच में आना ही पड़ा। मिस्टर पटेल, मैं माफी चाहती हूँ। ये जो मेरा लड़का है ना, इसने थोड़ी ज्यादा पी रखी है। आप फिक्र मत कीजिए, इसे मैं हैंडल करूँगी। माँ, किसी की उल्टी बातें सुनने की जरूरत नहीं है। हमारी इतनी हैसियत है कि हम बिल भर सके। जिसने कभी अपने बेटे को गलत नहीं माना, आखिर आज वो कैसे इस भरी महफिल में उसे गलत साबित कर रही थी। हर किसी के दिमाग में बस यही बात चल रही थी। मैम्बो अंकल के पास सिर्फ 15 करोड़ ही थे और बाकी के पैसों के लिए उसने कल्याणी का रुख किया और कल्याणी ने निकाला एक अजीब तरीका। ये तो गलत बात है। एंजॉय सब करे और बिल सिर्फ मेरे बेटे के सिर पर फटे। सुनो सब लोग, पूरा बिल अकेला मैम्बो नहीं भरेगा। तुम सब भी इस परिवार का हिस्सा हो। सब 1-1 करोड़ रुपए पे करो, बाकी का मैं और मैम्बो देख लेंगे। कल्याणी की इस बात से परिवार के लोगों के पसीने छूट गए। सब सोच रहे थे कि इतनी महंगी वाइन हमने तो नहीं मंगवाई, लेकिन अब किसकी जुर्रत थी कल्याणी के सामने बोलने की। बेटा, अब हम कैसे भरेंगे इतने पैसे? मेरे पास तो नहीं है इतने। तेरे पास 5 करोड़ रुपए थे ना, जो नक्श ने दिए थे? माँ, वो तो मैंने अंजलि कॉर्पोरेशन में लगा दिया। अब तो बस 30-40 लाख बचे हैं, लेकिन अगर वो भी दे दिया तो बचेगा क्या? क्या हुआ अनिका? तुम्हारे चेहरे को देखकर यूं लग रहा है जैसे पूरा बिल तुम्हें भरने को दे दिया। अब ये मत कहना कि तुम्हारे पास 1 करोड़ भी नहीं है। आप उसकी चिंता मत करिए, मैं हमारे हिस्से का पूरा 1 करोड़ रुपया भरने के लिए तैयार हूँ। मैम्बो अंकल के तानों ने अनिका को वैसे ही शर्म में डाल दिया था और ऊपर से नक्श का बड़बोलापन। कहाँ से लाएगा ये इतने पैसे? अरे आप यहाँ क्या कर रहे हो? लगता है इसने इसके भी पैसे मार लिए होंगे। अब आएगा मजा। कैसे हो सेठ जी? सेठ जी? अरे अब कैसा सेठ? मुझे लगता है तुम्हें शायद कोई गलतफहमी हुई है। नक्श को सूरत के इतने बड़े बिजनेसमैन से यूं बातें करता देख वहाँ अच्छों की जान जल रही थी। जावेरी खानदान को तो जैसे बहुत बड़ा झटका लगा था, लेकिन उनसे भी बड़ा झटका अनिका को लगा था। नक्श ने सभी के चेहरे पढ़ लिए थे। उसने कार्तिक को आंख से इशारा किया और वो समझ गया। ओह सॉरी, शायद मुझसे भी गलती हो गई। सुनो, ये जो तुमने इतनी बड़ी डींगे हाकी है ना, अब कहाँ से लाओगे 1 करोड़ रुपए? तुम उसकी चिंता मत करो और अपनी माँ को लेकर यहाँ से निकलो। जैसे तैसे करके जावेरी खानदान ने बिल पे किया और सभी वहाँ से निकल गए। लेकिन नक्श को कार्तिक ने अकेले में रोका और नक्श को उस खास इंसान से मिलवाने उसके आलीशान डिपार्टमेंटल स्टोर पर ले गया, जहाँ हर एक प्रोडक्ट की कीमत इतनी थी कि आम आदमी तो वहाँ घुसने की भी ना सोचे। नक्श, आज मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ तुम्हारी वजह से हूँ। तुमने अगर मुझे उस वक्त पैसे नहीं दिए होते तो पता नहीं मैं शायद आज भी कहीं नशा करके पड़ा रहता। मैं तुम्हें पिछले कई सालों से ढूंढ रहा था। लेकिन तुम यहाँ सूरत कैसे? तुमने ही तो कहा था
मुंबई मेरे लिए सेफ नहीं है, इसलिए मैं सूरत आ गया। यहाँ आने के बाद तुम्हारे दिए पैसों से ही ये होटल प्राइम स्टार खड़ा किया। देखा, मैंने तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ा। सच कहा तुमने। तुम्हारी ये सक्सेस देखकर मैं बहुत खुश हूँ। वैसे ये तुम मुझे कहाँ लाए हो? तुम्हें हिमानी याद है? नक्श ने अपने मुंबई के दिनों में काफी नाम और पैसा बनाया था। वो जितना तेज दिमाग से था उतना ही बड़ा उसका दिल था। कार्तिक की तरह ही उसने एक लड़की की मदद सिर्फ उसकी ईमानदारी के लिए करी थी। आज जिस डिपार्टमेंटल स्टोर में नक्श खड़ा था ये उसी हिमानी का था। हिमानी को कैसे भूल सकता हूँ कार्तिक। उस बैग में पूरे 3 करोड़ रुपए थे जिसे मैं उसकी छोटी सी दुकान में भूल गया था। लेकिन उसकी ईमानदारी की दाद देना होगी। उसने पैदल चलकर मेरे पैसे मुझे लौटाए। और देख, आज तेरे दिए हुए उन पैसों से उसने कितना बड़ा स्टोर बना लिया है। तू रुक, मैं अभी उसे लेकर आता हूँ। तेरे लिए एक सरप्राइज भी है। नक्श हिमानी के इतने बड़े स्टोर को देखकर हैरान रह गया था। वो स्टोर को आंखें फाड़ कर देख रहा था कि तभी अनिका की एक फ्रेंड प्राची ने नक्श को इस हालत में देख लिया। नक्श, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पता है ना, यहाँ तुम्हारी औकात के हिसाब से कुछ भी नहीं मिलता। लगता है रास्ता भटक गए हो। मैं रास्ता भटका हूँ या नहीं, इससे आपको क्या लेना देना? वैसे ये प्राइसेस आपकी औकात से भी ज्यादा ही लग रहे हैं। तुम्हारी ये हिम्मत, अभी तुम्हें मजा चखाती हूँ। आलोक, क्या हुआ बेबी? कौन है आदमी? देखो ना बेबी, ये नक्श अनिका का हस्बैंड मुझे बोल रहा है कि मेरी औकात नहीं है यहाँ से कुछ खरीदने की। खुद तो कुछ काम करता नहीं है, बस मुफ्त की रोटियां तोड़ता है। अच्छा, तू है कौन बे? और तेरी इतनी हिम्मत कि मेरी वाइफ की इंसल्ट कर रहा है? चल निकल बाहर यहाँ से। अरे एक मिनट, तुम हो कौन मुझे यहाँ से बाहर निकालने वाले? ये इस स्टोर के डेप्यूटी जनरल मैनेजर हैं। आज ही इनका प्रमोशन हुआ है। तू सीधे सीधे यहाँ से निकलता है या सिक्योरिटी बुला के धक्के मार कर बाहर निकलवाऊं? देखो, तुम मुझे ठीक से जानते नहीं हो और ये स्टोर। सिक्योरिटी। आलोक की ऊंची आवाज सुनकर हर कोई अब उस तमाशे को देखने लगा। लेकिन सिक्योरिटी के आने से पहले वहाँ कार्तिक और हिमानी आ गए। क्या चल रहा है यहाँ पर? और ये तुमने इनका हाथ क्यों पकड़ा हुआ है? सर, मैडम आप यहाँ? पहले तुमसे जो पूछा है उसका जवाब दो। मैडम कुछ नहीं, ये आदमी यहाँ पर कस्टमर से बदतमीजी कर रहा था तो इसलिए। तो इसीलिए अब तुम हाथापाई करोगे? सर आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं ऐसे थोड़ी मारने वाला था, बस डरा रहा था। मुझे भी मालूम है किसी पे हाथ उठाने से हमारे स्टोर का नाम ही खराब होगा। हिमानी, इतनी इम्पोर्टेंट पोजीशन पर ऐसा इंसान सही है तुम्हारी कंपनी के लिए। अब तुम ही इसे हैंडल करो। हैंडल क्या करना है? यू आर फायर्ड आलोक। कल से दिख मत जाना यहाँ। लेकिन मैम मैंने। लेकिन कुछ नहीं। सॉरी सर, आज आपको ये सब देखना पड़ा। ये सब छोड़िए, 2 लोग हैं जिनको मैं आपसे मिलवाना चाहती हूँ। वो भी बहुत एक्साइटेड हैं आपसे मिलने के लिए। हाँ तो चलो, फिर देर किस बात की? मैम प्लीज मुझे इस नौकरी से मत निकालिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। प्राची आलोक को माफी मांगता देख समझ गई थी कि इससे कुछ नहीं होगा। वो बहुत शातिर थी, उसे मालूम था अपना काम कैसे निकालना है। वो एक झूठी मुस्कान लिए नक्श से कहती है, नक्श, ये मेरी गलती है। इसके लिए मेरे हस्बैंड को सजा नहीं मिलनी चाहिए। तुम्हें मुझे जो भला बुरा बोलना है कह दो, लेकिन इन्हें फायर मत होने दो। कल ही इनका प्रमोशन हुआ है, हम सड़क पर आ जाएंगे प्लीज। अच्छा, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। लेकिन तुमने अभी तक माफी तो मांगी नहीं, और हाँ, थोड़ा तमीज से। मिस्टर नक्श, अभी जो कुछ भी हुआ उसके लिए आई एम रियली सॉरी। प्लीज मेरे हस्बैंड की जॉब बचा लो, ये ठीक है? मिसेस प्राची, सबसे पहले तो तुम माफी मांगना सीख लो। और रही बात तुम्हारे पति की जॉब की, तो नक्श ये नाम ही कुछ ऐसा था कि लोग ना चाहते हुए भी इस नाम से भिड़ ही जाते थे। जब नक्श की जिगरी दोस्त हिमानी ने प्राची के पति को नौकरी से निकालने की धमकी दी, तब वो गिड़गिड़ाते हुए नक्श से माफी मांगने लगी। प्राची का घमंड चूर चूर हो गया था। ये देखकर नक्श हिमानी को समझाने लगा, ये दोनों माफी मांग रहे हैं, माफ कर देते हैं। तुम्हारे लिए भी आसान हो जाएगा, क्योंकि इतनी जल्दी तुम्हें इस लेवल पर कोई एम्प्लॉय नहीं मिलेगा। आलोक, बस मिस्टर नक्श की वजह से तुम्हें आज जॉब से नहीं निकाल रही हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा प्रमोशन रोक रही हूँ। तुम पहली वाली पोजीशन पर ही काम करोगे। तुम्हें ये ठीक लगता है तो ठीक है, वरना तुम जा सकते हो। नहीं मैडम, मैं पूरी तरह से सेटिस्फाइड हूँ काम करने के लिए। थैंक यू मिस्टर नक्श। थैंक यू हिमानी मैडम। शुक्रिया अदा करके प्राची और आलोक वहाँ से चले गए। वहीं कार्तिक और हिमानी नक्श को सूरत शहर के सबसे बेस्ट रेस्टोरेंट बोहो लेकर चले गए, जहाँ पर उनके पुराने दोस्त आकाश और रवीश उनका इंतजार कर रहे थे। नक्श ने उन्हें देखते ही गले लगा लिया। अरे आकाश, ओ वाओ, अरे रवीश भाई, तुम भी यहाँ? नक्श भाई, कैसे हो आप? पिछले कई सालों से हम आपको ढूंढ रहे थे। आज आपको देखकर बहुत खुशी हो रही है। आकाश, मुझे कार्तिक ने बताया कि बोहो तुम्हारा रेस्टोरेंट है। क्या बात है, तुम सभी अपनी लाइफ में काफी आगे बढ़ गए हो। मुझे बहुत खुशी और गर्व महसूस हो रहा है कि मैं तुम लोगों के काम आ सका। थैंक यू सो मच नक्श।
फॉर एवरीथिंग। तुम अभी भी वैसे ही हो, बिल्कुल नहीं बदले। रवीश की सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने की एजेंसी थी। कुछ ही देर बाद अचानक हिमानी वहाँ से उठकर बाहर चली गई और अपने साथ एक स्पेशल बॉक्स लेकर आई और बोली, मिस्टर नक्श, ये गिफ्ट हमने कुछ साल पहले आपके लिए खरीदा था। हमने तो इसे आप तक पहुंचाने की उम्मीद छोड़ ही दी थी, लेकिन आज हमारी किस्मत में आपसे मिलना लिखा था। ये लीजिए, हमारी तरफ से आपके लिए एक तोहफा। थैंक यू हिमानी, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू नहीं भाई, गिफ्ट तो खोलो। वाह, ये गाड़ी बहुत ही ज्यादा विंटेज है और बहुत ही सुंदर। ये काफी महंगी होगी ना? तुमने जो किया है हमारे लिए, उसके मुकाबले तो ये कुछ भी नहीं है भाई। आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम सबको बहुत परेशानी हुई। मैं ऐसे बिना बताए तुम सबकी जिंदगी से गायब हो गया, पर ये मेरा वादा है कि अब ऐसा कभी नहीं होगा। अब एक टोस्ट करते हैं हमारी दोस्ती के नाम। टोस्ट का नाम सुनते ही आकाश ने वेटर से वोडका लाने को कहा और बॉटल आते ही सभी ने जाम के शॉट्स लगाए। उस रात सब दोस्तों ने पुराने दिनों को याद करते हुए खूब मस्ती की। दूसरे दिन नक्श तैयार होकर सीधा भानुशाली ग्रुप के ऑफिस चला गया। तभी वहाँ उसका फोन बजने लगा। हेलो मम्मी जी, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण नक्श, ये मैं क्या सुन रही हूँ अनिका से कि तुम कल पूरी रात घर नहीं आए। कल रात तुम कहाँ थे? कैसे हो तुम? सब ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ मम्मी जी। वो कल अच्छा सुनो, वो मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हारे पेरेंट्स का टेस्ट करवाना है। यस मम्मी जी, मैं अपने पेरेंट्स को कल बुला लेता हूँ और फिर आप और अनिका भी हॉस्पिटल आ जाओ। हम सभी एक बार फिर से टेस्ट करवा लेते हैं। प्रॉब्लम कहाँ है पता चल जाएगी। अनिका और मेरे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम ऐसा ठीक है, तो हम सब साथ में टेस्ट करा लेंगे मम्मी जी। अब मुझे भी थोड़ा काम है, चलिए मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। नक्श इस बात से वाकिफ था कि उसके बच्चे ना होने की वजह कोई और नहीं बल्कि उसकी खुद की बीवी अनिका थी। अनिका नक्श को अपने पास ही नहीं आने देती थी और इसीलिए नक्श चाहता था कि IVF टेस्ट में सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। तभी किसी ने उसके कैबिन का दरवाजा नॉक किया। सर, जवेरी खानदान से नवीन जवेरी आए हैं। वो शिवानी के पैकेजिंग कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करना चाहते हैं और साथ ही साथ नेगोशिएशंस करना चाहते हैं। वो इतना जल्दी आ गया? उनसे कह दो कि मैं उनके साथ की गई पार्टनरशिप कैंसिल कर रहा हूँ। अगर उन्हें हमारे साथ काम करना है तो उनके सारे कोऑपरेशन मैटर्स को सिर्फ और सिर्फ अनिका हैंडल करेगी। ठीक है सर, मैं उन्हें इन्फॉर्म कर देती हूँ। नक्श के मना करने के बाद नवीन उर्फ मैम्बो अंकल ने जावेरी खानदान मैंशन में एक बार फिर से पूरा परिवार इकट्ठा करके फैमिली मीटिंग बुलाई थी, लेकिन इस मीटिंग में अनिका और चित्रा को शामिल नहीं किया था। ये लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? अनिका में ऐसा क्या है जो वो मुझसे बेहतर है? उसकी खुद की कंपनी तो बंद होने की कगार पर है। नवीन, वो बेवकूफ CEO हमारे साथ पार्टनरशिप कैंसिल करने को कह रहा है। भानुशाली ग्रुप चाहता है कि जावेरी खानदान के कॉर्पोरेशन मैटर्स सिर्फ और सिर्फ अनिका हैंडल करे। अब हमें क्या करना चाहिए? जहां तक मुझे याद है, अनिका ने हमसे कहा था कि वो लास्ट टाइम भानुशाली ग्रुप के ऑफिस गई थी, तब उसने CEO को देखा भी नहीं था। बिना मुलाकात के CEO तो अनिका के लिए पागल हो रहा है और यहाँ अनिका कह रही थी वो मिली ही नहीं। जावेरी खानदान की छोटी सोच और इस बड़े डिस्कशन का नतीजा यही निकला कि वो अनिका की जगह उसकी कजिन पल्लवी को भेजेंगे। वो अनिका से भी ज्यादा खूबसूरत थी। CEO का दिल पक्का उस पर आएगा। दूसरी तरफ नक्श घर पहुंचकर सो गया था जब रात में अनिका घर आई। नक्श, तुम वापस कब आए? क्या तुम पूरे दिन से घर में सो रहे हो? अरे नहीं, मैं तो दोपहर को आया। वैसे क्या तुम्हें आज तुम्हारी दादी का कॉल आया? नहीं तो वो मुझे क्यों कॉल करेंगी? कुछ नहीं, मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया। तुम कल रात कहाँ पर थे? अब अनिका का ध्यान पूरी तरह से नक्श पर था और जब उसे याद आया कि कल की रात नक्श घर नहीं लौटा था तो वो अंदर ही अंदर और भी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। तभी नक्श ने अनिका को पानी का ग्लास दिया और कहा, वो मैं मेरे एक पुराने दोस्त के घर गया था। बात करते करते बहुत लेट हो गया और फिर मैं उधर ही सो गया। पुराना दोस्त? क्या वो मिस्टर पटेल है, होटल प्राइम स्टार वाले? बिल्कुल सही पहचाना तुमने। मुझे तुम्हारी इस बात पे भरोसा नहीं हो रहा है। अरे अनिका, बात छोड़ो ये सब, जाओ और मेरे लिए मैगी बनाओ। मैं डिनर करके नहीं आई हूँ। नक्श मैगी बनाने किचन में चला गया और यहाँ चित्रा मौका देखते ही मुंह टेढ़ा करके अनिका के बगल में आ गई। जब अनिका की नजर उसकी माँ चित्रा पर गई तो उसने पूछा, अब आपका मूड किसने खराब कर दिया? चेहरे पर 12 क्यों बजे हैं? अनिका बेटा, मैं तो बस तुम दोनों को लेकर ही परेशान हूँ। बार बार तुम दोनों का IVF प्रोसेस फेल हो जाता है। मुझे लगता है कि उसके पेरेंट्स में कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है। बस मैंने नक्श को इतना सा कहा कि तुम अपने पेरेंट्स को बुला लो और उनका टेस्ट करवाओ। ओह मम्मी,
आप कितने प्यारे हो, लेकिन प्लीज क्या कुछ समय के लिए आप इस मैटर को साइड में रख सकती हैं? मेरे सर पर वैसे भी काम का बहुत लोड है। तुम चाहती हो कि मैं इस मैटर को साइड में रख दूं? तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी शादी को 2 साल से ज्यादा का समय हो गया है और 3 से 4 बार तुम्हारा IVF प्रोसेस फेल हुआ है। उसके बाद भी तुम्हें कोई जल्दी नहीं है। मम्मी प्लीज अब बस भी करो, इस टॉपिक पर अभी मुझे बात नहीं करनी है। चित्रा आगे कुछ बोलती उससे पहले नक्श वहाँ मैगी लेकर पहुँच चुका था। वो पहले भी अनिका के लिए खाना बनाता था, लेकिन आज पहली बार अनिका को उसका प्यार महसूस हुआ। तभी अनिका ने खामोशी तोड़ते हुए नक्श से कहा, अभी के लिए तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, हम इस बारे में फिर कभी बात करेंगे। ठीक है, जैसा तुम बोलो। नक्श अपनी खुशी पूरी तरह से जाहिर नहीं कर पाया। ये बहुत बड़ा दिन था। अनिका ने नक्श के लिए चित्रा के सामने स्टैंड लिया, वो भी इतनी बड़ी बात पर। अगले दिन जब नक्श अपने ऑफिस पहुंचा तो उसकी सेक्रेटरी नंदिता फौरन अंदर आई। सर, जवेरी फैमिली ने कोलैबोरेशन की बात डिस्कस करने के लिए किसी को भेजा है। उनका नाम पल्लवी जवेरी है। उनसे कह दो सर आज बिजी हैं। पल्लवी के साथ वही हुआ जो होना था। जब उसने अपनी हार की ये खबर कल्याणी को सुनाई तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। कल्याणी अब बेबस थी और उसके पास अनिका को कॉल करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। दूसरी तरफ अनिका अपनी माँ चित्रा के साथ शॉपिंग कर रही थी। इसी बीच अचानक से अनिका का फोन बजा। हेलो दादी। अनिका, आज तुम्हारी दादी को तुमसे एक हेल्प चाहिए। क्या तुम अपनी दादी की हेल्प करोगी? हेल्प? बेटा, बात ऐसी है कि हमारे और भानुशाली ग्रुप के बीच में जो पार्टनरशिप हुई है उसे लेकर मैंने ये तय किया है कि अब उसे सिर्फ और सिर्फ तुम हैंडल करोगी। तुम्हें कल भानुशाली ग्रुप जाना होगा और उनसे बात करनी होगी। सॉरी दादी, आपने ये मैटर मैम्बो अंकल को संभालने के लिए दिया था, तो मुझे लगता है कि अब आपको मैम्बो अंकल को ही सारी प्रोसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए। चलिए दादी, मेरे पास और भी बहुत काम है, बाद में बात करती हूँ। जय श्री कृष्णा। यहाँ अनिका खुश थी दादी को ना बोलकर, तो दूसरी तरफ नक्श प्राइम स्टार होटल पहुँच गया था कार्तिक के साथ लंच करने के लिए, जहाँ कार्तिक उसका एक ब्लैक कलर के बॉक्स के साथ इंतजार कर रहा था। आओ नक्श, बैठो। ये लो, इसे मैंने खास तुम्हारे लिए प्रिपेयर किया था। इस अमानत को मैं पिछले 4 सालों से अपने साथ संभाल कर रखा है। कार्तिक, तुम मुझे पहले ही एक बहुत बड़ा गिफ्ट दे चुके हो, अब मैं इस अमानत को नहीं ले सकता। ये चीज मेरे किसी काम की नहीं है। मेरी हेल्थ एकदम परफेक्ट है। तुम पहले भी कमजोर थे और अभी भी कमजोर नजर आ रहे हो, इसीलिए स्पेशली इस चीज को मैंने तुम्हारे लिए ढूंढा था। इस बात से नक्श थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन कार्तिक की बात भी सही थी कि तभी कार्तिक का फोन बजने लगा। फोन उठाने के बाद कार्तिक के एक्सप्रेशंस कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गए थे। कॉल रखने के बाद कार्तिक ने नक्श से कहा, माफ करना दोस्त, मुझे लगता है कि आज का लंच तुम्हें अकेले ही करना पड़ेगा। कुछ जरूरी काम आ गया है और उसे तुरंत सेटल करना है। मैं समझ गया, जल्दी जाओ और अपना काम खत्म करो। मैं इस अजीब गिफ्ट को चेक करता हूँ तब तक। कार्तिक के जाते ही नक्श ने फौरन उस बॉक्स को खोल दिया। उसके बीच में काले रंग की एक पिल थी जिसे वो तुरंत निगल गया कि तभी अचानक से उसे अपने पेट में एक तेज दर्द का एहसास हुआ। कुछ ही सेकंड्स में उसका पूरा शरीर कांपने लगा और देखते ही देखते नक्श बेहोश हो गया। कार्तिक की दी हुई दवा नक्श ने बिना सोचे समझे खा ली थी। घंटों बेहोश रहने के बाद जब उसे होश आया तो उसे सही से दिखाई नहीं दे रहा था। वो होश में आ ही रहा था कि तभी उसने वहाँ अनिका को अपने बेहद करीब पाया। अनिका के इतने पास होने से नक्श की बेचैनी बढ़ने लगी। इस बार मुझे एम्बैरस मत करना, कुछ अच्छा गिफ्ट लेकर आना। कैसा गिफ्ट अनिका? कल दादी का बर्थडे है नक्श, याद तो है ना? तो इस बार प्लीज कुछ ढंग का गिफ्ट लेकर आना। ये कहकर अनिका वहाँ से चली गई, पल भर के लिए ही सही, लेकिन अनिका को अपने इतने करीब पाकर नक्श खुश तो था, लेकिन उसे एक दुख भी साथ ही साथ सता रहा था। बर्थडे तो कल मेरा भी है, पर शायद वो किसी को याद नहीं। चल नक्श, सो जा, तेरी किस्मत में ही नहीं है बर्थडे मनाना। अगली शाम कल्याणी दादी की बर्थडे पार्टी में शहर के सारे जाने माने बिजनेसमैन मौजूद थे। पार्टी में शामिल चित्रा और अनिका भी नक्श का इंतजार कर रहे थे। कुछ ही देर बाद नक्श वहाँ एक बड़े से लकड़ी के बॉक्स के साथ आया। उसे देखते ही चित्रा ने कहा, ये क्या लेके आ गए हो नक्श? आम की पेटी गिफ्ट में देने के लिए लाए हो? नहीं, ये तो बस रहने दो अब तुम। एक काम बोला था अनिका ने, वो भी ठीक से नहीं कर सके। छोड़ो इसे, अब बस इतना करना कि उन गिफ्ट के बंडल के बीच इसे छुपा कर रख देना, ताकि तुम्हारे साथ साथ हमारी भी बेइज्जती ना हो। मुझे लगता है नक्श, कभी कभी मैं तुमसे बहुत ज्यादा उम्मीद कर लेती हूँ।
उस लकड़ी के बॉक्स में क्या था ये जानने से पहले ही अनिका और चित्रा भड़क गए थे। नक्श आगे कुछ कहता कि तभी अनिका की कजिन पल्लवी स्टेज पर जाकर कल्याणी दादी को एक डायमंड पेंडेंट पहनाने लगी। हैप्पी बर्थडे दादी, ये मैंने स्पेशली आपके लिए मंगाया है इंग्लैंड से। थैंक यू मेरी बच्ची, पर इतने महंगे गिफ्ट की क्या जरूरत थी? दादी, मैंने इतनी खुशी से पेंडेंट ढूंढा है आपके लिए और आप ऐसे बोल रही हैं। अरे बेटा, आई नो तुम मेरे लिए बेस्ट चीज ही लेकर आओगी। बस 1-2 साल और फिर मैं भी तुम्हें ऐसा ही एक हीरे जैसा हस्बैंड लाके दूंगी। दादी आप भी ना, मैं खुश नहीं अच्छी लग रही है आपको? नक्श ने अपनी सासू माँ के कहने के मुताबिक अपना गिफ्ट उन्हीं गिफ्ट के बीच में रखना सही समझा। वो वहाँ पहुँचा ही था कि तभी उसकी साली पल्लवी सामने आ गई। हाय जीजू। हाय पल्लवी। आपने मेरा गिफ्ट देखा, कैसा लगा आपको? हाँ देखा ना, ब्लू सफायर की रेप्लिका। एक्सक्यूज मी, रेप्लिका? इट्स ओरिजिनल, वो भी 1.5 करोड़ का। राइट, फिर तो किसी ने आपको बेवकूफ बना दिया। पल्लवी जी, ब्लू सफायर मेरी तरह होते हैं। लाइट कैसी भी हो, रंग सिर्फ वही दिखेगा जो उसकी असलियत होगी, और फेक तुम्हारी फैमिली की तरह। रोशनी पड़ते ही उनके सारे रंग एक साथ बिखरने लगते हैं। डीलर को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, पर तुम्हें ये सब कैसे पता? पता तो मुझे बहुत कुछ है, बस बेवजह किसी को ज्ञान नहीं देता। नक्श की बात सुनकर पल्लवी को यकीन नहीं हो रहा था कि उसे ठग लिया गया था, और नक्श की आंखों में भी उसके लिए सिंपैथी थी। तभी स्टेज पर खड़ी कल्याणी से मिलने विहान गया। उसके हाथों में एक फ्लावर बुके और एक गिफ्ट था। हैप्पी बर्थडे दादी। थैंक यू सो मच बेटा। गिफ्ट तो दिया, पर ये फ्लावर्स ये किसके लिए है? अरे भाई, ये सबको पता है कि ये गुलदस्ता किसके लिए है। नहीं अंकल, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। झूठ बोलने की जरूरत नहीं है विहान, यहाँ सबको मालूम है कि तुम ये फूलों का गुलदस्ता अनिका के लिए लाए हो, तो जाकर अनिका को दे क्यों नहीं देते? अनिका की शादी भले ही नक्श से हुई थी, लेकिन जावेरी खानदान में कोई भी उसे पसंद नहीं करता था, और अनिका को विहान पसंद था। इसीलिए सब मन ही मन ये सोचते थे कि एक दिन अनिका की शादी विहान से हो जाएगी। तभी मैम्बो अंकल के फोर्स करने पर विहान अनिका के पास जाकर घुटनों पर बैठ गया। अनिका, मैं तुमसे बहुत दिनों से कुछ कहना चाहता हूँ। मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा कोई और टाइम हो सकता है। प्यार में लोग पागल होते हैं, लेकिन इतना ज्यादा कि दूसरों की वाइफ से प्यार करने लगे, ऐसा बहुत कम होता है। विहान का ये तमाशा देखकर नक्श का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। विहान आगे कुछ कहता उससे पहले ही नक्श ने उसका कॉलर पकड़कर उसे एक थप्पड़ मारा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को प्रपोज करने की? आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। नक्श, प्लीज यहाँ तमाशा मत करो, छोड़ो उसे। हाथ किस पे उठाया तूने? अपनी औकात भूल गया क्या? पूछ अपनी बीवी से, तुझसे प्यार करती भी है क्या? वो मुझसे प्यार करती है या नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। नक्श, हाथ जोड़ रही हूँ, प्लीज प्लीज मेरे लिए छोड़ दो विहान को। नहीं अनिका, आज मेरे हाथों से इसका अंत होगा। अनिका ने नक्श की आंखों में इतना गुस्सा पहले कभी नहीं देखा था। उसके सर पर जैसे खून सवार हो गया था, लेकिन जैसे ही अनिका से उसकी नजरें मिली, अनिका की आंखों में डर देखकर नक्श ने फौरन विहान को छोड़ दिया। तभी मैम्बो अंकल ने कहा, तुझे इस पार्टी में बुलाना ही एक गलती थी। पता नहीं भाई साहब ने कैसे अनिका की शादी तुमसे करा दी। तुझे तो यहाँ से लात मार के निकालना चाहिए। सही कहा, बिल्कुल वैसे ही मैम्बो अंकल जैसे भानुशाली ग्रुप के ऑफिस से आपको निकाला गया था। अच्छा, तो तुझे वहाँ के बारे में भी पता है? नक्श बहुत सह लिया तुझे, अब और नहीं। सॉरी मैम्बो अंकल, नक्श का वो मतलब नहीं था। रहने दो अनिका, कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे ये मैम्बो अंकल पैसे के पीछे पागल हैं। मैम्बो अंकल के गुस्से का घड़ा भर चुका था। नक्श आगे कुछ कहता कि तभी मैम्बो अंकल ने एक जोरदार मुक्का नक्श की ओर घुमाया। मुक्का चेहरे तक पहुंचता कि तभी नक्श ने बड़ी आसानी से उनका हाथ हवा में ही पकड़ लिया। विहान, तुम्हारे प्यार का भूत उतर गया या मैं और उतारूं? ये सब क्या बदतमीजी है नक्श? गेस्ट को डरा धमका कर भगा रहे हो। माफ कीजिएगा दादी जी, पर इन सब की जिम्मेदार आप भी हैं। ये जानते हुए कि अनिका मेरी पत्नी है, आपने विहान या मैम्बो अंकल को रोकने की कोशिश तक नहीं की, उल्टा स्टेज पर खड़ी होकर तमाशा देख रही थी। नक्श के गुस्से से पूरे पार्टी हॉल में सन्नाटा पसर गया था। मैम्बो अंकल भी पीछे हट गए थे। विहान तो भीगी बिल्ली के जैसे कल्याणी दादी के पीछे छिप गया था। नक्श आगे कुछ कहता, तभी उसकी सासू माँ चित्रा ने उसे जोर का एक थप्पड़ मारा। बदतमीज, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मम्मी जी से ऐसे बात करने की? तुझे हम यहाँ लेकर आए और तू हमारी ही इज्जत हवा में उछाल रहा है। तू शायद भूल गया है। ठीक कहा मम्मी जी आपने,
मुझे लगा था कि एक दिन शायद आप लोग मेरी अहमियत समझोगे, पर अब और नहीं। आज से मेरा और जावेरी खानदान का कोई लेना देना नहीं। जा रहा हूँ मैं, और अब तभी लौटूंगा जब कल्याणी देवी मुझसे माफी मांगेगी। इतनी बड़ी स्पीच दे दी तूने, अब उसका एप्रिसिएशन तो बनता है। पीछे देख अपने नक्श, आज तेरी सारी अकड़ ना निकालती तो मेरा नाम भी नवीन जावेरी उर्फ मैम्बो नहीं। नक्श ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, 50 से 60 आदमी हाथ में रॉड और चाकू लिए नक्श की ओर दौड़ते आ रहे थे। उनके पीछे से एक 50 से 55 साल का सफेद दाढ़ी और काले कुर्ते में एक आदमी शेर की तरह आ रहा था। उसकी मौजूदगी से सारे हॉल में खौफ की लहर दौड़ गई। इरफान भाई, इस शहर में आपके रहते हुए कभी किसी ने मुझे हाथ लगाने की कोशिश नहीं की, लेकिन आज मुझ पर हाथ उठाने की जुर्रत करी। बस कर मैम्बो, और कितना मक्खन लगाएगा? तूने मुझे मदद के लिए बुलाया, मैं आ गया। अब बता कौन है वो? वही जो आपके सामने खड़ा है इरफान भाई। तू कहीं देखा देखा सा लगता है, पर अब किसी और को नहीं दिखेगा। तू गुजरात शहर में रहकर मुझे नहीं जानता क्या? हाँ, तुझे भी जानता हूँ और समझ सकता हूँ। ये तू नहीं, तेरी जवानी का खून उबाल मार रहा है। अब आपकी डायलॉग बाजी खत्म हो गई हो तो आगे क्या करना है वो बता दीजिए प्लीज। मुझे आप लोग के सामने बीन बजाने के अलावा और भी काम है। नक्श इससे आगे कुछ बोलता उसके पहले इरफान भाई का चाकू नक्श की गर्दन पर आ गया और वहाँ खड़े इरफान भाई के आदमी सिर्फ उनके इशारे का इंतजार कर रहे थे। ये सब देख रही अनिका और चित्रा सहम गई थी और वहीं मैम्बो अंकल की खुशी बढ़ती ही जा रही थी। क्या नक्श का ये एटीट्यूड डाल देगा उसकी जान को खतरे में? कैसे करेगा नक्श इतने लोगों का अकेले सामना? क्या इस हादसे के बाद बढ़ जाएगा अनिका के दिल में नक्श के लिए प्यार या बढ़ेगी दूरियां? ये जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर, और इंस्टा एम्पायर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।